आज व्यू 360 में 9/11 के 22 साल बाद अमेरिका में मुसलमान और इस्लाम कहां खड़े हैं। हमने इतनी मस्जिदें मिल गई हैं कि अब कोई बहाना नहीं है नमाज ना पढ़ने का। और वॉर ऑन टेरर से पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद अलकायदा, तालिबान और फिर दीगर मुसलमान शिद्दत पसंद तंजीमों की दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी जंग ने जहां पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मनफी रवैयों को जन्म दिया, वहीं उनके खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम का इर्तिकाब भी हुआ। ऐसे में मगरिब में आबाद दीगर मुसलमानों की तरह यहाँ अमेरिका में भी मुसलमानों ने अपनी शनाख्त और अपने मज़हब की दुरुस्त तस्वीर पेश करने के लिए अपने इर्द गिर्द और माशरे की सतह पर जो कोशिशें की, उनके बायस अमेरिका में इस्लामोफोबिया कम करने में किस हद तक मुस्लिम कम्यूनिटी कामयाब हुई, इस पर बात करेंगे आज के शो में। 11 सितंबर 2001 को 2 जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए गए थे। एक जहाज़ पेंसिल्वेनिया में गिरा, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ 77 को पेंटागन से टकराया गया था, जिसके नतीजे में 184 अफराद हलाक हुए थे। इनमें से 64 अफराद टकराए जाने वाले जहाज़ में सवार थे, जबकि 125 अफराद पेंटागन में हलाक हुए थे। हमारे साथी असद खालिद इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के दिन पेंटागन में और ख़ासकर वाशिंगटन में क्या तकरीबात हो रही हैं 9/11 के 22 साल मुकम्मल होने के बाद। असद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइए आज वाशिंगटन में क्या हो रहा है। आतिफ, सबसे पहले पेंटागन में जो सुबह एक तकरीब होगी 9:37 पे स्टार्ट किया जाएगा, उससे पहले एक तकरीब है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं लॉयड ऑस्टिन वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जॉइंट फोर्सेस के जनरल मार्क मिली वो शामिल हो रहे हैं। उन दोनों के रिमार्क्स हैं। सुबह की एक सेरेमनी है 9:37 पे, जो कि एग्जैक्ट टाइम है जिस टाइम पे ये जिस फ्लाइट का आपने जिक्र किया उसको पेंटागन की बिल्डिंग से टकराया गया था, उस टाइम पे एक कुछ जो है मूवमेंट ऑफ साइलेंस है। और उसके बाद शाम में इसी की कंटिन्यूएशन में जो है जिल बाइडन भी इन्हीं दो साहब के साथ जो है मार्क मिली भी उनमें ज्वाइन कर रहे होंगे और लॉयड ऑस्टिन भी उनके साथ होंगे। और आर्लिंगटन सेमेट्री जो है जो बिल्कुल इसी पेंटागन के तकरीबन कोई हाफ अ माइल के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे इन सब शहदा को जिस तरह से कहा जाता है, यहाँ पे उन सब की जो मेमोरियल है उसके लिए फूल चढ़ाए जाएंगे, फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। अल्फाज में अगर हम उसको कहें तो उसमें जिल बाइडन भी शरीक होंगी, प्रेसिडेंट बाइडन की फर्स्ट लेडी या प्रेसिडेंट बाइडन की वाइफ जो है। ऑन अदर साइड व्हाइट हाउस में भी एक इसी तरह की तकरीब का एहतमाम किया गया है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो अलास्का में होंगे आज, और वहाँ पे मिलिट्री बेस जो है वहाँ पे वो फौजियों से बात कर रहे होंगे और अपनी तकरीर है इस हवाले से उसमें मेमोरियल सर्विस बेसिकली वहाँ पे भी एक मुलाकात हो रही है। असद, नायब सदर कमला हैरिस और जो हैं वो न्यूयॉर्क में होंगी और उनके शौहर डग एमहॉफ पेंसिल्वेनिया में होंगी, उनकी क्या मसरूफियात होंगी वहाँ? बेसिकली नायब सदर जो हैं वो शैंक्सवेल पेंसिल्वेनिया में, जहाँ पे एक दूसरा तैयारा जो था वो गिरा था जो कि टारगेट पे नहीं पहुंच सका, उस जगह पे पहुंच रहे होंगे आज। और उसके बाद वो 9/11 का जो मेजर डैमेज जिस तरह से होता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से याद किया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो दुआया तकरीब है उसमें वो शामिल होंगे। और जिस तरह से ये ओवरऑल पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से अब तक जो कहा गया है, खासतौर पर अगर मैं लॉयड ऑस्टिन के हवाले से जो उनके रिमार्क्स अब तक आए हैं सामने जो कि आज वो प्रेजेंट कर रहे होंगे, उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इराक और जो अफगानिस्तान की वॉर से अमेरिका बाहर आ चुका है। टेररिज्म के हवाले से जिस तरह से जो जंग लड़ी गई थी उससे हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी अपनी ज़मीन पे किसी भी किस्म के टेररिज्म को फाइट करने के लिए उसी तरह से तैयार है। और उसी पैटर्न पे जो है वो पूरी दुनिया का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि उसी पैटर्न पे अमेरिका इंटरनली प्रिपेयर्ड है। आप बता रहे हैं कि आज जो बात करेंगे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज जो बातचीत करेंगे उसमें वो इन हवालों से बातचीत करेंगे। जी कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे हैं कमला हैरिस के बारे में।
कमला हैरिस जो हैं वो आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो मेमोरियल बनाया गया उसके सेंटर्स के तबाह होने के बाद जो वहाँ पे फ्रीडम टावर बनाया गया वहाँ पे होंगी, और उस हवाले से जो तकरीब हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही होंगी, जिसमें जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उनको स्पेशली इनवाइट किया गया है, जिनसे उनकी इंटरेक्शन भी होगी, और उस हवाले से मेमोरियल जो है वो मेमोरीज जो हैं वो शेयर की जाएंगी। और इस हवाले से जो स्पीच अब तक उनकी तरफ से भी जो रिमार्क्स शेयर किए जा रहे हैं उसमें भी इन फैमिलीज़ का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया गया है, जो कि इस पूरे प्रोसेस में जो 2977 डेथ्स हुई उन सारी फैमिलीज़ के लिए स्पेशली जो है ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। असद, ये बताइए कि क्या वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडन यहाँ पेंटागन पे नहीं जा रहे, या जैसे आपने भी कहा कि जो एक सिंबल बन चुका है इन हमलों का वो न्यूयॉर्क की जो साइट है वो है, क्या वजह है कि वो अलास्का जा रहे हैं? इससे पहले आतिफ, अगर हम G20 के इजलास को देखें तो प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो G20 के इजलास के लिए इंडिया में थे, और 9th और 10th को G20 का इजलास था जो कि इस वीकेंड पे था, और उसके बाद उनका एक वियतनाम की जो थी वो डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स थी, वियतनाम के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर किए जा रहे हैं, चाइना के साथ जिस तरह से वियतनाम की वजह से प्रेशर, चाइना और वियतनाम के जो ताल्लुकात हैं, उसके बाद अमेरिका उसको सपोर्ट करने के लिए वियतनाम से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो ये उनका डिप्लोमेटिक मिशन था जिसके बाद वो वियतनाम में थे। तो वियतनाम से वापसी पे आते हुए अब जो है वो आज अलास्का पहुंचेंगे, जहां पे वो मिलिट्री बेस जो है उसमें फौजियों से खिताब करेंगे, और पेंटागन के हवाले से या जो मेमोरियल सर्विस वहाँ पे मुनक़िद की जाएगी उसमें ख़ास तौर पे जो सर्विसेज के जो अफसरान हैं और ख़ास तौर पे जो जवान हैं उनसे वो इस हवाले से खिताब कर रहे होंगे। तो प्रेसिडेंट बाइडन के ना पहुँचने की बड़ी वजह G20 की शमूलियत और उसके बाद वियतनाम का विजिट था। उनकी आइटिनरी जिस तरह से डिज़ाइन की गई है उसकी वजह आप बता रहे हैं कि G20 की मीटिंग्स और फिर वियतनाम का जो इवेंट था उनकी मसरूफियात वियतनाम में भी थी। बहुत शुक्रिया असद, आपने हमें ज्वाइन किया पेंटागन से, थैंक यू। और हम अपने देखने वालों को ये बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है कि किसी अमरीकी सदर ने 9/11 के हमलों की जगहों पर होने वाली तकरीबात में शिरकत ना की हो। 2015 में सदर ओबामा ने व्हाइट हाउस के लॉन में खड़े होकर जो सुबह एक खामोशी इख्तियार करने का 1 मिनट होता है उसमें शिरकत की थी, और बाद में वो रियासत मैरीलैंड की एक मिलिट्री बेस पर चले गए थे, जहां उन्होंने जाकर जो फ़ौज है, अमरीकी फ़ौज है और उसकी जो खिदमात हैं 9/11 की जो उस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग चल रही थी उसमें उनको सराहा था। 9/11 के दहशतगर्द हमलों के बाद अमेरिका में मुसलमान जहां नफरत अंगेज़ रवैयों और नफ़रत पर मबनी जराइम का निशाना बने थे, वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों की जासूसी और इक़दामात से भी परेशान रहे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मामलात बेहतर हुए हैं। गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने ऐलान किया कि नए क़वानीन के तहत अमेरिका में मसाजिद को जुमे के दिन, यानी न्यूयॉर्क में मसाजिद को जुमे के दिन और रमज़ान के महीने में मगरिब के वक्त लाउड स्पीकर पर अजान देने के लिए किसी खुसूसी इजाज़त नामे की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, इससे पहले अमेरिका के क़वानीन के मुताबिक अगर ऐसा करना हो तो उसके लिए खुसूसी इजाज़त नामा काउंटी या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी तरफ से दरकार होता है। लेकिन मेयर के इस ऐलान को मुसलमान कम्युनिटी में बहुत सराहा जा रहा है और इसे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के हुकूक को तक़वियत देने वाला इक़दाम करार दिया जा रहा है। अमेरिका में ऐसी इजाज़त और किन शहरों के मुसलमानों के पास है और इस ऐलान पर न्यूयॉर्कर्स क्या सोच रहे हैं, जानते हैं आयज़ा इरफान की इस वीडियो में। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के इस ऐलान के बाद कि मसाजिद को जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त होगी, न्यूयॉर्क शहर की बहुत सी मसाजिद में लाउड स्पीकर पर जुमे की अजान का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त हम क्वींस में मुस्लिम सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क के बाहर खड़े हैं, जहां पे अभी कुछ देर में जुमा की अजान होने वाली है। इस एलामिया के मुताबिक जुमा की अजान के अलावा रमज़ान में अजान मगरिब भी लाउड स्पीकर से नशर की जा सकेगी। ये पहला मौका नहीं कि मुसलमानों को इस किस्म की इजाज़त दी गई हो। चंद माह कबल रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस की इंतजामिया ने भी शहर भर में मुस्लिम इबादत गाहों में 5 अजानें लाउड स्पीकर पर नशर करने की इजाज़त दी।
اس کے علاوہ کئی علاقوں کے مسلمان مخصوص موقعوں پر انتظامیہ سے اذان نشر کرنے کے اجازت نامے لیتے رہے ہیں، مگر نیو یارک اور منی ایپلس کی مساجد کو اب ایک حد تک بلند آواز میں اذان دینے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ امریکی مسلمانوں کے لیے نیو یارک شہر میں اس اجازت کا ملنا خاص معنی رکھتا ہے، جسے 22 سال قبل 9/11 کے دہشت گرد حملوں نے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ Number one, the acknowledgement that there is a certain نمبر ایک، یہ ایک اعتراف ہے کہ یہاں ایک مخصوص کمیونٹی موجود ہے جسے مسلم کمیونٹی کہا جاتا ہے، اور انہیں اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر دو، اس سے لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہاں ایک مسجد موجود ہے، اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ پڑوسی بھی مسلم کمیونٹی کو قبول کریں گے۔ the Muslims community اگرچہ اذان کی اجازت صرف جمعہ کے لیے ہے اور مساجد کو اذان کے لیے شہر کے نوائز کوڈ کے مطابق اذان کی آواز ایک خاص فریکوینسی سے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سب سے قطع نظر شہر کی مسلمان کمیونٹی اس فیصلے پر بے حد خوش اور پرجوش ہے۔ میں جب 88 میں نیو یارک آیا تھا تو اس وقت یقین کرے کہ بڑی پریشانی تھی مسجد کی۔ میں گھوما پھرتا تھا، جیک سینڈ پہ رہتا تھا، فرائیڈے کے لیے ہم جاتے تھے کرونا مسجد، جو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا۔ الحمدللہ آفٹر 9/11 ہم نے اتنی مسجدیں مل گئی ہیں کہ اب کوئی بہانہ نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کا، اور یہ اذان، کال آف اذان از اے ویری بگ بلیسنگ فار آل دا مسلم۔ میں باہر تھا، ادھر موجود تھا، میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اور لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو بہت ہی اچھا لگا، واقعی ایسا لگ رہا جیسے پاکستان میں ہوں آج۔ یہاں پر موجود مسلم کمیونٹی کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ نیو یارک شہر کی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مثالیں دوسرے شہروں میں بھی قائم کی جائیں گی، اور یہ کہ یہ امریکہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی کوششیں کس حد تک کارگر رہی ہیں، کتنے کامیاب رہے ہیں مسلمان اب تک امریکہ میں، اور اب مسلمانوں کے بارے میں جو تصویر امریکہ میں بنی تھی 11 ستمبر کے حملوں کے بعد، وہ اب کیسی ہے؟ اس بارے میں، مسلمانوں کی کوششوں کے بارے میں، اور امریکی حکومتوں کی مسلمانوں کو اپنی سوسائٹی کا پارٹ سمجھنے اور ان کے خلاف نفرت پر مبنی یہ جرائم ختم کرنے اور اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کوششیں رہی ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جناب خضر خان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اور یوسف کے رکن بھی رہے ہیں۔ خضر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد ایف بی آئی کے مطابق مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ 22 سال گزر جانے کے بعد آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ان سارے واقعات کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے کا اور مشکل کا سامنا تو ہے۔ تو آپ کے خیال میں آج جو حالات ہیں ان میں اور 2011 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے ان میں کتنا فرق ہے؟ میں جیسا آپ نے کہا اپنے پروگرام میں کہ اس سلوک میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کے در پردہ کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی مقدار امریکہ میں 2017 میں پیو ریسرچ کے مطابق تقریباً 3.45 ملین تھی، جو کہ 2020 میں تقریباً 5 ملین ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ 2000 میں کوآپریٹو کانگریشنل اسٹڈیز پارٹنرشپ نے سروے کیا تھا، تو سن 2000 میں 1206 مساجد تھیں امریکہ میں، جو کہ 2011 میں 2100 ہو گئیں، اور 2020 میں تقریباً 3000 مساجد ہیں اس وقت، اور مزید بن رہی ہیں۔ جی، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اس کی پروگرس کو نہیں روکا جا سکا، اور پروگرس سے مراد یہ کہ ان کی جو مذہبی آزادی تھی اور اس پر کوئی قدغنیں نہیں لگیں، مسلمان یونائٹ ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہتر کمیونٹی کے طور پر پریزنٹ کیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد لیکن آج بھی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان آج بھی شاید بیک فٹ پر ہیں، ڈیفینسو ہیں، آج بھی یہ ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کے ساتھ نہیں ہیں، لیبل یا ٹارگٹ کیے جانے کا خوف آج بھی ان کے درمیان موجود ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ دراصل ہم
बड़ी देर से मुत्तहिद हुए और हमने अमेरिका की जमहूरियत, अमेरिका के निज़ाम में अगर आप शामिल होंगे तो आपकी आवाज़ होगी, आपके कंसर्न्स को सुना जाएगा। मैं जल्दी से 2-1 नंबर और आपको दे देता हूँ। ये आदाद व शुमार हैं जो 2020 के इलेक्शन के हैं। इसमें 170, ये नोट कीजिएगा, 170 मुसलमान 28 रियासतों में उम्मीदवार थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल ऑफिसेस के। उस 170 में से 62 मुसलमान इलेक्ट हुए मुख्तलिफ ओहदों के लिए, इलेक्टेड पोजीशंस के लिए। मिसाल के तौर पर 22 कैंडिडेट्स थे मुस्लिम जो अमेरिका की कांग्रेस के लिए उम्मीदवार बने। उनमें से 14 स्टेट्स में से 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और उनमें से 3 कांग्रेस में इलेक्ट हुए, तो इस वक्त कांग्रेस में मौजूद है वो। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमान मुत्तहिद होके और ये विक्टिम मेंटालिटी के हम इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये बदल रहा है। मुसलमान एहसास कर रहे हैं अब कि हम जब शामिल होंगे हुकूमत के कारोबार में, इलेक्शन में, मुख्तलिफ ओहदों में, मुख्तलिफ पोजीशंस में, तो हमारी पोजीशन मुख्तलिफ होगी। अमेरिका की तारीख को अगर आप पढ़ें तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ इसी तरह की रवैये का शिकार रही हैं। चाइनीज़ अमेरिकन, जापानीज़ अमेरिकन, जी, और मुसलमान जैसे आपने कहा कि वो अब इन रवैयों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं और मुसलमानों की पार्टिसिपेशन हर लेवल पर हुकूमत में बढ़ती जा रही है, इंतज़ामिया में बढ़ती जा रही है। कुछ रीसेंट ईयर्स की भी बात कर लेते हैं खज़र साहब। ट्रंप हुकूमत के दौर में ट्रैवल बैन, जिसमें तकरीबन 7 में से 5 मुल्क मुस्लिम ममालिक थे, और फिर उनका ये कहना कि इस्लाम हमसे नफ़रत करता है। गो कि बाइडन हुकूमत ने इस ट्रैवल बैन को ख़त्म कर दिया है, लेकिन मुबस्सिरीन के मुताबिक इससे अमेरिका में इस्लामोफोबिया बढ़ा था। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अमेरिका में वफाकी और रियासती हुकूमतों के किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के दिनों में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी थी, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहला काम ये किया था कि जो मुस्लिम बैन नाफिज किया था पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको ख़त्म किया। मैं गुजरते हुए ये बताऊं आपको कि मैंने सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम बैन के खिलाफ, पिछली हुकूमत के खिलाफ दावा दायर किया था और जिसमें हमारी सुनवाई हुई। कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन हमारी सुनवाई ज़रूर हुई। मैं इस वक्त अमेरिका में 2 छोटे शहर ऐसे हैं जहां पर मुकम्मल मुसलमानों की गवर्नमेंट है। एक मिशिगन में, डियरबॉर्न मिशिगन, मेयर से लेके और सिटी काउंसिल तक सब मुसलमान हैं। उसके बाद एक डिट्रॉइट के बाहर एक शहर है हैम्पटन, उसमें मुसलमानों की काउंसिल, मुसलमानों का मेयर पूरी तरह से साबित कर रहे हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं जी, हम इस मुल्क की भलाई के जिम्मेदार हैं जी। और इस्लामोफोबिया। अच्छा खज़र साहब, एक जो अमेरिका से बाहर एक डिबेट बहुत ज़्यादा की जाती है, और वो डिबेट होती है कि मुसलमानों या इस्लाम को वो तहफ़्फ़ुज़ वेस्ट में अमेरिका समेत क्यों नहीं मिलता जो यहूदी मज़हब और उसके पैरोकारों को एंटी-सेमिटिज़म के क़वानीन के तहत मिलता है। तो इस्लामोफोबिया को वो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं, यानी इस्लाम को इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट वो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिलता? अगर आप मुख्तसरन 1 मिनट में जवाब दे सके। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी इस्लामोफोबिया के बारे में, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि ये अमेरिका की तश्कीली इक़दार के खिलाफ है। इस मौजू पर गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू हो रही है, और अमेरिका की तश्कीली इक़दार जो हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो हैं, वो हर मज़हब को मुकम्मल यकसानियत और पूरी आज़ादी देती हैं। ये हम पे भी कुछ फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इस कौम को याद कराएं इनकी तश्कीली इक़दार, जो कि हम यहाँ रहते हैं, अब हमारी भी तश्कीली इक़दार यही है
کہ ہم اس قوم کو یاد کرائیں کہ اسلاموفوبیا امریکہ کی تشکیلی اقدار کے خلاف ہے. بہت شکریہ خضر صاحب، آپ نے ہمارے لیے آج کے پروگرام میں وقت نکالا. یوسف کے کمشنر رہے ہیں خضر خان صاحب، اور بہت ہی ایکٹیو ہیں مسلمانوں سے متعلق پالیسی میکنگ کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑے جانے والی جنگ میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا تھا. 10,000 سے زائد سیکیورٹی فورسز، تقریباً 80,000 سویلینز، جبکہ 150 ارب سے زیادہ مالیت کا کاروباری نقصان اٹھایا پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہو کے. ماہرین کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے ملک کی سیکیورٹی مسائل میں مزید اضافے کا امکان ہے. دیکھتے ہیں نظر اسلام کی رپورٹ. پولیس کانسٹیبل سیار خان پشاور کے علاقے ریگی ماڈل ٹاؤن چیک پوائنٹ پر رات کی ڈیوٹی پر مامور تھے کہ اچانک نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی زد میں آئے. 19 جولائی کو ہونے والے اس حملے میں ان سمیت 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے. وہ گھر کے بڑے تھے. اس واقعے نے ہمیں بے آسرا کر دیا ہے. ان کی مثال گھر کے چھت کی تھی. سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ گیا ہے. اللہ کے بعد وہ ہمارے گھرانے کا واحد سہارا تھا. صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں رواں سال دہشت گرد حملوں میں 150 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے حالات عرصہ دراز سے خراب ہیں، لیکن اپنے دل کو بس دلاسا ہی دیتے رہتے ہیں. باقی جو اللہ کی طرف سے منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے. پاکستانی رہنما، عوامی نمائندے اور ماہرین اس رائے کا اکثر اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج نے انخلاء کے موقع پر افغانستان میں بڑی مقدار میں جدید اسلحہ چھوڑا اور یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا، جسے وہ اب پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں استعمال کر رہے ہیں. افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد یہاں ٹی ٹی پی نہ صرف مضبوط ہوئی ہے بلکہ وہ اسلحہ جو امریکنز یا نیٹو چھوڑ آئے تھے وہ مورلی پاکستان پولیس کو جو ہے نا کافی ڈیفیٹ کر رہی ہے، اس کو ڈیمورلائز کر رہی ہے. اگرچہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ طالبان کے پاس اسلحے کا نیم البدل نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کو بڑے اچھے ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کافی نقصان پاکستان پولیس کو دے رہے ہیں. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے گزشتہ ہفتے ایک نیوز بریفنگ میں اس رائے کو مسترد کیا کہ امریکی افواج نے انخلاء کے وقت افغانستان میں کسی قسم کا اسلحہ چھوڑا تھا. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ممکنہ طور پر جس امریکی اسلحے کی بات ہوتی ہے یہ وہ ہے جو افغان افواج کو دیا گیا تھا اور جسے انہوں نے طالبان کی پیش قدمی کے بعد پھینک دیا تھا. جب طالبان کابل کی طرف اور ملک بھر میں دوسرے علاقوں کی جانب بڑھے تو افغان فوج نے نہ کہ امریکہ نے ہتھیار پھینک دیے. اسلحے سے ہٹ کر جو چیز پاکستانی حکام کے لیے باعث تشویش ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. گزشتہ ماہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ایک جلسے میں کیے جانے والے خودکش حملے کے بعد داعش اور ٹی ٹی پی کے اشتراک کی بھی معلومات سامنے آئیں. اس حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک جبکہ تقریباً 200 زخمی ہوئے. حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی. ٹی ٹی پی باجوڑ ہی وہ تنظیم تھی کہ جو کہ ساری داعش میں شامل ہوئی ہے. کسی جگہ پر یہ آپس میں کیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی لگتا ہے اسی طرح ہی ہے کہ اس واقعے میں ٹی ٹی پی نے اور داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ کیا ہے. اور اگر آپ ان کے جو امیر تھا اسد افریدی اگر اس کا بیان پڑھیں تو اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ ہم نے جوائنٹلی کیا ہے اور ہمیں بھی جو شواہد ملے ہیں وہ ٹی ٹی پی باجوڑ اور داعش کا وہ جوائنٹ آپریشن تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ 9/11 کے 22 سالوں بعد آج امریکہ اور اس کے اتحادی یقیناً دہشت گردی سے کہیں زیادہ محفوظ ہیں. تاہم پاکستان کے لیے ایسا نہیں. یہاں کانسٹیبل سیار خان جیسے سینکڑوں خاندانوں کے لیے یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے. نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.